Today we are going to talk about Ode to a Nightingale. Talking about means हम उसके बारे में पहले बात करेंगे, बाद में मौका मिलेगा तो टेक्स्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा फोकस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है. Ode to a Nightingale is a poem by John Keats, one of his 1819 odes. 1819 जो साल है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कीट्स की लाइफ में. इस समय कई सारे ओड्स पब्लिश हुए थे, उसमें से एक ये भी था. ऐसा माना जाता है कि शायद ये कहीं गार्डन में लिखा गया है, स्पेनियार्ड्स इन हैम्पस्टेड के, या प्लम ट्री के नीचे. क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे जहाँ लिखा गया हो, इतना इम्पोर्टेंट है ये. लेकिन हाँ, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, कंपोजिशन कहाँ हुआ था. According to Brown, a nightingale had built its nest near the house that he shared. तो इनके फ्रेंड हैं कीट्स के, जिनका नाम था चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन. उनका कहना था कि एक नाइटिंगेल जो है, एक बुलबुल ने घोंसला बना लिया था उस जगह पर जहाँ पर कीट्स के साथ वो रहते थे. कब? स्प्रिंग ऑफ 1819. Inspired by the birds' song, Keats composed her poem in one day. तो एक दिन में लिखी गई कविता. It was first published in Annals of the Fine Arts. ये याद रखने वाली चीज़ है कि पहली बार ये कविता कहाँ पब्लिश हुई थी? In the Annals of the Fine Arts. बहुत ज़्यादा एंथोलॉजाइज पोएम है, यानी कई सारे एंथोलॉजी में ये पोएम आपको मिल जाएगी कीट्स की. मैं तो कहूँ कीट्स की पहचान ही ज़्यादातर इन दो पोएम्स, दो ओड्स को लेकर के होती है. एक है ओड टू अ नाइटिंगेल और दूसरा है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न. हालांकि और भी पोएम्स काफ़ी अच्छी हैं इनकी. Ode to a Nightingale is a personal poem which describes Keats's journey into the state of negative capability. अब देखिए, जब आप लोग पढ़ाई करेंगे, नेगेटिव कैपेबिलिटी आएगा यहाँ पर बाकायदे बना हुआ है कि आप उसको क्लिक करेंगे तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा. पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे नेगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में. अब आप देख सकते हैं कि कीट्स का क्या मानना है, वो नेगेटिव कैपेबिलिटी को किस नज़रिए से देखते हैं, किस चीज़ को नेगेटिव कैपेबिलिटी के रूप में वो डिफाइन करते हैं. इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ आर्टिस्ट टू परस्यू आइडियल्स ऑफ ब्यूटी. हर आर्टिस्ट की अपनी एक कैपेसिटी होती है ब्यूटी के आइडियल्स को परस्यू करने की, परफेक्शन को, सब्लिमिटी को, इवन व्हेन इट लीड्स दम इनटू इंटेलेक्चुअल कन्फ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी. और ऐसा परस्यू करने में हो सकता है कि वो खुद कंफ्यूज हो जाएं. मतलब वो ऐसी कुछ बातें उनको मिलेंगी जो शायद वो खुद एक्सेप्ट न कर पाएँ, लेकिन फिर भी उसको वो अप्रिशिएट करने की टेंडेंसी उनको डेवलप हो जाए, तो समझिए कि उनके अंदर नेगेटिव कैपेबिलिटी आ गई है. होता है ऐसा ना, जब आप मैच्योर हो जाते हो. कहा जाता है कि मैच्योरिटी ही तब आती है जब आप उस चीज़ को भी अप्रिशिएट कर पाते हैं जो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आप समझते हैं कि ये दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है. तो यही है नेगेटिव कैपेबिलिटी. तो कीट्स की अपनी खुद की जर्नी नेगेटिव कैपेबिलिटी के लिए. तो एंड सिंस दिस वन इज़ पर्सनल पोएम, बट येस, यहाँ कुछ अलग है उनकी बाकी पोएम से. रीज़न भी आगे क्लियर होगा. द टोन रिजेक्ट्स द ऑप्टिमिस्टिक परसूट ऑफ प्लेजर फाउंड विद इन किट्स अर्लियर पोएम्स. शुरुआत की जो कविताएं थी उनकी, उसमें आपको परसूट ऑफ प्लेजर दिखता था, एक ऑप्टिमिस्टिक परसूट दिखता था, यानी चीज़ों को लेकर के थोड़े आशावादी थे शुरुआत की कविताओं में. इंस्टीड एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ नेचर, ट्रांजिएंस एंड मॉर्टैलिटी. तो ट्रांजिएंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये वर्ड आप याद रखिए, बहुत खूबसूरत शब्द है ये. इस कविता में ओड टू अ नाइटिंगेल में क्या मिलता है आपको? नेचर तो है ही. ट्रांजिएंस का मतलब होता है जिसको बोलते हैं इम्परमानेंट, ट्रांजिएंट होने की क्वालिटी, टेम्पररी होने की क्वालिटी, क्षणभंगुरता जिसको बोलते हैं हिंदी में.
कैसे हम क्षणभंगुर हैं, हमारी ज़िंदगी कैसे क्षणभंगुर है, और मॉर्टैलिटी, ये कॉन्सेप्ट, ये सारी थीम्स आपको इस कविता में मिलेगी। द लेटर बीइंग पर्टिकुलरली रेलिवेंट टू किड्स। और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये बातें केवल पोएम तक नहीं थीं, ये बातें वास्तविकता में किड्स की पर्सनालिटी से जुड़ी हुई थी। किड्स ये सब खुद झेल रहे थे, एंड दैट मेक्स इट डिफरेंट पोएम। The Nightingale described experiences a type of death but does not actually die. जो इसमें नाइटिंगेल डिस्क्राइब की गई है वो ऐसा लगता है कि एक डेथ को उसने एक्सपीरियंस कर लिया है, लेकिन हाँ, एक होता है एक्सपीरियंस कर लेना और एक होता है सच में मर जाना, दोनों में अंतर होता है। अच्छा, ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग लगेगा कि एक्सपीरियंस करने में और मर जाने में क्या अंतर है। तो अगर दुर्भाग्य से आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में मौका मिला हो तो आप लोग अभी तक एक आध बार डेथ को एक्सपीरियंस किए होंगे। और जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग है ना, मौत को छू के टक से वापस आ जाता हूँ, तो ज़िंदगी में ऐसा अनुभव कभी हुआ है मनोज सर? सर ड्राइविंग करते समय तो एक आध बार हुआ है। बिल्कुल। पूरे मतलब एक क्या बोले कि एक ऐसा लगता है कि कुछ बाल वाल ही बचे भाई आज तो। हाँ, खैर ड्राइविंग में तो बॉडी एकदम सुन्न हो जाती है। हाँ, ड्राइविंग में तो कई बार ऐसा होता है, मैंने कई बार आप बगल से होके गुजर जाते हैं। ड्राइविंग की बात किए तो मैं आपको बताऊं, एक बार दुस्साहस करके हाईवे पर मैं हल्की मोटरसाइकिल लेकर के निकल गया 200 किलोमीटर की जर्नी पर। तो जाने को तो चला गया, लेकिन जब वापस आ रहा था मैं, वापस आते समय हाई स्पीड में गाड़ी थी, और जब थोड़ा सा साइड किया आपने तो जिस तरह से गाड़ी हल्की नाची है वहाँ पर, तो लगा अब तो गए। और जिस ढंग से वो गाड़ी नाची मुझे समझ में नहीं आया कि रीज़न क्या था। मतलब आसपास और कोई गाड़ियाँ नहीं थीं, लेकिन एक क्षण के लिए लगा सब खत्म होने वाला है। बाद में पता चला, इमैच्योरिटी कहिए, बाद में वापस आए तो पता चला कि गाड़ी के दोनों पहियों में हवा ही नहीं थी। मतलब है ना, ट्यूबलेस वाला जो आता है उसमें चलती है गाड़ी ऐसे भी। तो ये सिचुएशन थी। एक तो ये एक्सपीरियंस रहा, बाकी दो बार ऐसा मौका मिला ज़िंदगी में डेथ को एक्सपीरियंस करने का। एक व्हेन आई वाज इन क्लास 6th आई थिंक, तो नदी में तैरना नहीं आता था, आज भी नहीं आता, लेकिन 6th का बच्चा, जब छठ पूजा हो रही थी, छठ पूजा हो गई, सब लोग जा रहे हैं वापस। हमारे यहाँ नदी थी, गंगा नदी के किनारे होती है पूजा वहाँ पर ननिहाल में। सब चले गए, जल लाना था बर्तन में। हमने कहा कि हम लेकर के आते हैं, और हम जो है कूदते कूदते पहुँचे हैं पानी में। अच्छा, जल लेना है तो किनारे से नहीं ले रहे हैं, मौत ऐसे ही बुलाती है अपने पास, किनारे से नहीं ले रहे, कूदते कूदते और भीतर चले गए। 10-15 कदम आगे जाने के बाद अचानक से पैर गया एकदम नीचे। जो पानी घुटनों तक नहीं है, वो पानी सीधे मुंह में घुसने लगा। आपने पढ़ा होगा विलियम डगलस वाला डीप वाटर, वो पानी मुंह में घुसने लगा। अच्छा, उसके बाद भी तैरना उड़ना नहीं आ रहा है, विलियम डगलस की तरह एक कोशिश किए, हाथ मार के नीचे ऊपर जाना चाह रहे हैं। तो एक आध बार प्रयास किया गया और फिर समझ में आया कि अब कुछ नहीं हो सकता।
और सच में आई एक्सपीरियंस दैट मोमेंट। डगलस कहता है कि देयर इज नो फियर इन डेथ itself, there is the fear of fear in death। हाँ, मतलब fear of death। आपके पास जो डर है ना, वो मौत का डर होता है, उसका डर होता है। मौत जब एक्चुअली आ जाती है तब डर नहीं रहता, वो आएगी और चीज़ को ख़त्म करेगी, काम आगे बढ़ गया। जो हमने कहते नहीं कि मरने से जो हम डरते हैं, वो डर परेशान करता है हमको। जब एक्चुअल डेथ आ जाती है ना, दैट हैज़ पीस इन इट। तो अब लगा, पूरी कोशिश कर लिए, लगा कि अब तो नहीं बचेंगे। तो अपने कुछ कल्चरल राइट्स जो थे, अपने संस्कार जो मिले हुए हैं, गंगा को माँ का दर्जा देने के लिए और सम्मान देने के लिए, हमने कहा ले लो माँ अपनी गोद में। अपने आप को पूरी तरह से छोड़ दिया, और फिर अचानक से पीछे से एक हाथ आता है और ऐसे दबाता है, एक हाथ से तैर करके वो बंदा बाहर निकल जाता है, हमको निकल के फेंक देता है बाहर। तो ये एक्सपीरियंस रहा डेथ का 6th स्टैंडर्ड में। थैंक्स अ लॉट। Who was that person, sir? अपनी बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, कौन बचाया? नहीं, बचाने वाले ननिहाल के ही एक थे, युवा थे उस समय, मुझसे कम से कम 10-15 साल बड़े होंगे। दूसरा एक्सपीरियंस जो है वो रहा है ट्रेन से कूदने का, इलाहाबाद। और आपको बताऊं, बताया था आपने एक बार। हाँ बताऊं आपको कि वो कूदना ऐसा रहा कि कूदने के बाद उस रात में केवल ट्रेन ही दिमाग में चल रही थी और इतना डर बैठ गया था। वापस सब बच तो गए, ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं उसको, लेकिन अगले दिन जब वापस आना हुआ तो मुझे ट्रेन पर चढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। मैं बस से वापस आया हूँ। मुझे तो लगा था कि जीवन भर मैं नहीं चढ़ पाऊँगा ट्रेन पर, इतना डर बैठ गया था। तो दिस हैपन्स व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ डेथ। तो वही है जो यहाँ पर नाइटिंगेल है। शी हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ डेथ, शी इज़ नॉट डाइड, शी इज़ नॉट डेड, शी इज़ नॉट डाइड। तो the Nightingale described experiences type of death but does not actually die. Instead, it's capable of living through its song, a fate that humans cannot expect. कह रहा है कि बल्कि वो उसको जी रही है अपने सॉन्ग के थ्रू, और ऐसा फेट इंसानों का नहीं हो पाता। दे कैन नॉट लिव that through singing. The poem ends with an acceptance that pleasure cannot last and that death is an inevitable part of life. कहते हैं ना, दिन है तो रात भी होगी, रात है तो दिन भी होगा। तो प्लेजर जो है, सुख, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये तो चलता रहता है। तो जब लाइफ में प्लेजर चल रहा है तो उसके बाद, अभी आप लोगों ने देखा होगा स्टेटस मैंने लगाया था, लॉन्ग टर्म गोल। व्हाट इज़ योर लॉन्ग टर्म गोल? सामने वाला कह रहा है नथिंग बट डेथ। सच्चाई तो यही है, सबका लॉन्ग टर्म गोल वही है। हम चाहे कुछ और बना करके बैठे हों, भले वाइस चांसलर और पता नहीं क्या क्या बनने का सपना देख रहे हों, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म गोल तो वही है।
तो प्लेजर बहुत लंबा नहीं चलेगा, डेथ इनएविटेबल है, आनी ही आनी है। एज किड्स इमेजिन्स द लॉस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड एंड सीज हिमसेल्फ डेड, अ सॉट ओवर विच द नाइटिंगेल सिंग्स। अपने आप को एक सॉट के रूप में महसूस कर रहे हैं। वो ज़मीन होती है जिस पर घास उगाई जाती है, या वैसे भी आप जान लीजिए कि क्रिश्चियंस में तो यही होता है ना, व्हेन दे डाई दे आर बेरीड अंडरग्राउंड, और ग्रेव बनता है उनका, तो ऑब्वियस है कि उस पर फिर घासें ही उगती हैं। तो एज इफ ही इज़ बेरीड देयर समवेयर अंडर द ग्राउंड इन द ग्रेव यार्ड एंड दैट नाइटिंगेल इज सिंगिंग। और सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन व्हेन समवन विजुअलाइजेज हिज डेथ, तो ये तो एक एक्सेप्टेंस है रियलिटी का। कई बार लोग सुनेंगे तो कहते हैं कि हमेशा उसके बारे में क्यों बात करना, वो तो होना ही है। वाई आर यू सो मच होपलेस, वाई आर यू सो मच नेगेटिव ऑल द टाइम। बट द थिंग इज, द अल्टीमेट truth is that only. So if a poet is talking about, and especially when Keats is talking about it, it means obviously he is experiencing the approach of death. That death is approaching him. And ironically, we are saying that about Keats, but that death is approaching everybody all the time. And that is why this literature, this such poems, such piece of literature reminds us of our real selves. अपनी वास्तविकता से हमें हमारा परिचय कराने का काम ऐसी राइटिंग्स करती हैं। और मैं अगर और थोड़े से रूड शब्दों में कहूँ तो हमें हमारी औकात याद दिलाती हैं ये चीज़ें, ताकि हम बहुत ज़्यादा न उड़ें। आगे बढ़ते हैं। Many critics favor Ode to a Nightingale for its themes, but some believe that it is structurally flawed. कुछ लोगों ने काफ़ी इसको सराहा, लेकिन कुछ ने इसके स्ट्रक्चर को दोषपूर्ण बताया, और उन्हें लगता है कि मेन आइडिया से पोएम कई बार दूर हो जा रही है। बहुत ज़्यादा हम अब इसकी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। हाँ, एक चीज़ ये आप जानिए, बैकग्राउंड में जाइएगा, सेकंड पैराग्राफ में जाइए। द एग्जैक्ट डेट ऑफ ओड टू अ नाइटिंगेल एज वेल एज दोज ऑफ, अब इसके आगे कुछ और ओड का नाम है। ओड ऑन इंडोलेंस, ओड ऑन मेलंखली, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, और ओड टू अ नाइटिंगेल। कह रहा है कि इन सब की एग्जैक्ट डेट तो अननोन है, सबको मई 1819 कर दिया है। तो आप ये समझिए कि ये सारी की सारी ओड जो हैं 1819 में आई हैं। However, he worked on the 4 poems together. There is a unity in both their stanza form and their themes. कह रहा है कि इन चारों पर तो काम किया था साथ में उन्होंने, और इसलिए इनकी स्टेंजा फॉर्म और थीम में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। द एग्जैक्ट ऑर्डर इन विच द पोएम्स वर रिटन इज ऑल्सो अननोन, बट दे फॉर्म अ सीक्वेंस विद इन देयर स्ट्रक्चर्स। While Keats was writing Ode on a Grecian Urn and the other poems, Brown transcribed copies of the poems and submitted them to Richard Woodhouse. आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर की बात अगर करें इस पोएम की, कर रहा है कि was probably the first of the middle set of 4 odes that Keats wrote following Ode to Psyche. मतलब ऐसा लगता है कि ओड टू साइकी के बाद उन्होंने ओड टू नाइटिंगेल ही लिखा। दिस इज फर्दर एविडेंस्ड बाय द पोएम्स स्ट्रक्चर्स। कीट्स एक्सपेरिमेंटली कंबाइंस 2 different types of lyrical poetry.
ये चीज़ याद रखने वाली है, ध्यान देने वाली है। क्या क्या है इसमें? दो तरह की लिरिकल पोएट्री को इसमें इन्होंने कंबाइन किया है। एक है ओडल हिम और एक है लिरिक ऑफ क्वेश्चनिंग वॉइस दैट रिस्पॉन्ड्स टू द ओडल हिम। क्या आप लोग परिचित हैं ओडल हिम से? जानते हैं हिम क्या होता है? अ हिम टू गॉड द फादर राइटिंग है जॉन डन की। हिम एक तरह से स्तुति होती है और ओड एक तरह से वो पोएम होती है विच एड्रेसेस समवन और समबडी और समथिंग। तो दोनों मिलाकर के ओडल हिम हो जाएगा और लिरिक का मतलब दैट कैन बी संक। तो दोनों का मिक्सअप है, दोनों का कॉम्बिनेशन है इसमें, ओडल हिम और लिरिक ऑफ क्वेश्चनिंग वॉइस। ओडल हिम के रिस्पॉन्स में लिरिक ऑफ क्वेश्चनिंग वॉइस आएगा और दोनों मिल करके अल्टीमेटली ये पूरे का पूरा ओड बना रहे हैं। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट इन ओड ऑन ग्रेशन अर्न, और यही स्ट्रक्चर आपको ओड ऑन ग्रेशन अर्न में भी मिलेगा। इन बोथ पोएम्स द ड्यूअल फॉर्म क्रिएट्स अ ड्रामेटिक एलिमेंट विद इन द टेक्स्ट। और ये जो ड्यूअल फॉर्म है इससे क्या होता है, एक ड्रामेटिक एलिमेंट समझ में आता है, मतलब पोएम के भीतर में भी आपको कहीं ना कहीं ड्रामा वाली थोड़ी सी फीलिंग आ जाएगी। द स्टेंजा फॉर्म ऑफ द पोएम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पेट्रार्कन सोनेट्स एंड शेक्सपियरियन सोनेट्स। ये एक और चीज़ याद रखने वाली है, पोएम का जो स्टेंजा फॉर्म है वो भी पेट्रार्कन और शेक्सपियरियन सोनेट्स के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन ही है। Keats incorporates a pattern of alternating historically short and long vowels sounds in his ode, और आगे उसका एग्जाम्पल दिया है। और इसी संदर्भ में आप बात करेंगे तो वो फिगर ऑफ स्पीच निकल करके आता है, दैट इज कॉल्ड एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है, क्वेश्चन वहाँ से भी आता है। नॉर्मली बचपन से मुझे लगता है ज़्यादातर एलिट्रेशन सिखाया जाता है। तरनि तनुजा तटतमाल तरुवर बहु छाए, फुल फैथम 5 दाई फादर लाइज। एक ही साउंड बार बार रिपीट होता है, तो वहां पर ध्यान देने वाली बात है वो कॉन्सोनेंटल साउंड होता है, दैट इज अलिट्रेशन। एजोनेंस में वॉवेल साउंड आता है, तो यहां आपको वो मिलेगा। द पोएम इनकॉर्पोरेट्स अ कॉम्प्लेक्स रिलायंस ऑन एजोनेंस। क्या है, द रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड्स इन अ कॉन्शियस पैटर्न एज फाउंड इन मेनी ऑफ हिज पोएम्स। तो इस पोएम में अगर आप फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो एजोनेंस भर भर के है। कह रहा है कि इस तरह का रिलायंस यानी इस तरह की का जो डिपेंडेंस है, इंग्लिश पोएम्स बहुत कम ऐसी हैं जिसमें ऐसा है। विद इन Ode to a Nightingale, an example of this pattern can be found in the line 35. और क्या है वो लाइन, Already with thee tender is the night। तो आप देखेंगे अगर वॉवेल पैटर्न की बात करें तो वॉवेल साउंड को अगर आप पकड़ेंगे तो समझ में आएगा, ऐसे शायद कंफ्यूज हो आप। अगर लाइन है Already with thee tender is the night, तो ऑलरेडी में ई साउंड जो है, दी में ई साउंड जो है वो मैच कर रहा है। ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा कि वाई तो सेमी वॉवेल है और ई सिंपली वॉवेल है, अगर आप लेटर देखेंगे तो। इज में भी ई है ना, ऑलरेडी में ई है, दी में ई है, इज में ई है, नाइट में पूरा ई नहीं है, आई है ना।
देखिए लिखा है वेयर द ई या ऑफ ऑलरेडी कनेक्ट्स विद द ई ऑफ टेंडर एंड द ई ऑफ कनेक्ट्स। समझाया है बाकायदे आपको कि एजोनेंस कैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे। यहाँ देखिए और भी चीज़ों की बात की है उसी में, नीचे वाले पैराग्राफ में स्पॉन्डीज की भी बात की गई है। आप इससे शायद अवेयर हों, और अगर नहीं है तो हो जाइए। नहीं तो इसीलिए ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में जब पूछता है अचानक से नई नई चीज़ें आती हैं तो आपको लगता है ये क्या पूछ दिया, हम तो इतने साल से पढ़ रहे हैं पता ही नहीं है। नॉर्मली क्या पढ़ते हैं आप? एक्सेंटेड सिलेबल, अनएक्सेंटेड सिलेबल क्या बनता है? आयम्बिक और ट्रॉकी। अनएक्सेंटेड फॉलोड बाय एक्सेंटेड वो हो जाता है आयम्ब, और एक्सेंटेड फॉलोड बाय अनएक्सेंटेड वो हो जाता है ट्रॉकी। तो स्पॉन्डी क्या होता है? स्पॉन्डी के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है, करा है। Spondees are relatively abundant in 1819 odes and other poems। क्या है? स्पॉन्डीज जो होते हैं, करा मेट्रिकल फूड कंसिस्टिंग ऑफ टू लॉन्ग सिलेबल्स, a metrical food consisting of two long syllables as determined by syllable weight in classical meters or two stressed syllables in modern meters। तो उसको ऐसे समझिए, दो स्ट्रेस्ड अगर आएंगे साथ में तो दैट विल बी कॉल्ड स्पॉन्डी। और काफ़ी अच्छे से अगर स्पॉन्डी को आप टच करेंगे विकीपीडिया पर तो वहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से खुला हुआ है मेट्रिकल फीट एंड एक्सेंट्स का पैटर्न, और आपको पूरा समझा देगा कि क्या कहलाएगा ये। अनएक्सेंटेड दो साथ में है, उसके लिए टर्म है फेरिक और डाइब्रैक। एक अनएक्सेंटेड उसके बाद एक्सेंटेड है तो आयम। अनएक्सेंटेड को आप देखिए यू जैसा बना हुआ है। ट्रॉकी के लिए क्या है? पहला एक्सेंटेड दूसरा अनएक्सेंटेड, दोनों एक्सेंटेड अगर होंगे तो स्पॉन्डी कहलाएगा। ये सारे डाई सिलेबल्स हैं। ट्राई सिलेबल्स में क्या है? तीनों अनएक्सेंटेड होंगे तो ट्राई ब्रैक होगा, एक एक्सेंटेड दो अनएक्सेंटेड होगा तो डैक्टिल होगा, अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड अनएक्सेंटेड रहेगा तो एम्फी ब्रैक होगा। ये सारी चीज़ें याद करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ आपके ग्रुप में, ये चीज़ें याद होनी चाहिए, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। है ना? आपको जब लिटरेचर पढ़ना है बैठ के बस कहानी कथा कहने से काम नहीं चलेगा। हाँ, यूल हैव टू बी टेक्नो फ्रेंडली। आपको टेक्निकल चीज़ें भी मालूम होनी चाहिए। लिटरेचर जितना ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप लिंग्विस्टिक्स में घुसेंगे, अगर आप उसके टेक्निकलिटीज़ पर जाएंगे तो चीज़ें जब तक समझ में आएंगी तो इंटरेस्टिंग लगेंगी, जब समझ में नहीं आएंगे लगेगा इससे बकवास कोई चीज़ है ही नहीं। तो अच्छा, और मैंने देखा है अच्छे अच्छे साहित्य के विद्यार्थियों को भाषा विज्ञान से बड़ा डरते हैं। हाँ, लिंग्विस्टिक्स के नाम पर हालत ख़राब हो जाती है। क्यों भाई? क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। तो केवल कहानी कथा तो सब सही है, लेकिन आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं अच्छे एग्ज़ाम्स के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज के बाद आपके सामने ये सारे टर्म्स आए तो ऐसा लगे। मुझे पता है आप में से कईयों ने नाम सुना होगा एनापेस्ट का, डक्टाइल का, ट्रॉकी का, स्पॉन्डी का, लेकिन उसमें और कई सारे टर्म्स ऐसे हैं जो आपने नहीं सुना होगा। तो आप उसको देखिए और उसको याद करिए। याद करने का तरीका वही पुराना नुस्खा हमारे पूर्वजों का दिया हुआ, सुबह उठ करके भोर में आप बैठ करके उसको लिखिए। जब वो लिखेंगे तो पैटर्न में चीज़ें याद रहेंगी। और
देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। वाइल डिस्कसिंग अ पोएम, एक तो तरीका ये है कि आप क्लास में गए, कविता अंग्रेजी को हिंदी में पढ़ाया, निकल लिए। दूसरा तरीका बड़ा कठिन है। दूसरा तरीका है आप पहले पोएम पढ़ना सिखाएं, हाउ टू रिसाइट अ पोएम। एकदम हिंदी नहीं, केवल पोएम पढ़ना सिखाइए, बस बार बार पढ़िए, बार बार उनसे पढ़वाइए। उसके बाद जो उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको ऐसे फेमिलियर कराइए उन वर्ड से कि उनको उन शब्दों से प्यार हो जाए। मेरे बच्चे कई बार तो मजाक उड़ाते हैं, सर आप क्या कहते हैं, अरे ये शब्द बहुत अच्छा है, इतने एक्साइटेड हो जाते हैं आप, कहते हैं कि ये वर्ड इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत शब्द है, कैसे, माने क्या ऐसा है इसमें। तो उसको समझाना होगा, फील कराना होगा कि शब्दों की इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे वो इतने इन्फ्लुएंशियल, कैसे आप बड़ी बड़ी बातों को एक दो शब्द में कैसे कह करके आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो और बच्चों को ये सिखाइए कि कहाँ उसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। हाँ, ये बात सही है कि हम परेशान होते हैं ज़रूर कि अरे बच्चे तो लोड ही नहीं ले रहे। बच्चे लोड लें न लें, आप तो लीजिए, आप तो लोड लीजिए, ताकि अकेले में खुद से जब बात करिए तो आपको लगे कि आपने जस्टिस की है अपनी टीचिंग के साथ, आपने 100% दिया है। हमारे गुरुजी अपनी ज्वाइनिंग से पहले मैं उनसे मिलने जब गया तो उन्होंने एक बात मुझसे कही थी कि क्लासरूम में जाने से पहले पढ़ना ज़रूर। और आपको बताऊं कि सिंपल से सिंपल पोएम पढ़ाने से पहले पढ़ना ज़रूरी इसीलिए होता है, उसमें कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, उसमें लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स हैं, आपको फिगर ऑफ स्पीच देखनी है, कितना आपके पकड़ में आ रहा है, सिंपल सिंपल बातें आपके दिमाग में चलती हैं, क्या चलती हैं बातें दिमाग में। इंग्लिश जब पढ़ रहे होते हैं थोड़ा सिमिली जान लेते हैं, थोड़ा मेटाफर जान लेते हैं, थोड़ा इलिट्रेशन जान लेते हैं, बहुत हुआ तो थोड़ा सा पन जान लिया, हाइपरबली जान लिए, पर्सनिफिकेशन जान लिए। क्या लिटरेचर इतना ही है? एपोस्ट्रॉफी कहाँ है? एपोस्ट्रॉफी एस वाला एपोस्ट्रॉफी मत करिए, केवल एपोस्ट्रॉफी की बात कर रहा हूं। एंटीथेसिस कहाँ है? ऑक्सीमोरॉन कहाँ है? फ्लैशबैक कहाँ है? फ्लैश फॉरवर्ड कहाँ है? कैथारसिस कहाँ है? और एक टर्म है फिगर ऑफ स्पीच में, लिटोटस, LITOTES, लिटोटस या लिटोट्स कहेंगे उसको। 2 नेगेटिव brings 1 positive or makes 1 positive. You are not a bad person when I'm saying that. You are not a bad person. अपने आप उसमें फिगर ऑफ स्पीच है, नॉट और बैड को मिला करके आपको गुड बताया जा रहा है। In whatever ways we are talking, in whatever context we are talking, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मली हम बात करते हैं लेकिन हमको पता नहीं कि हम वी आर यूजिंग फिगरेटिव लैंग्वेज, वी आर यूजिंग रेटरिकल लैंग्वेज। तो वो कब समझ में आएगा? जब हम उसको समझेंगे, जानेंगे। मैं तो बच्चों से कहता हूँ कि बेटा जब तुम भाई बहन आपस में झगड़ा करते हो और एक दूसरे को गालियाँ देते हो तो जो गालियाँ सीधे देते हो वो मेटाफर है। जब आप सीधे कहते हैं कुत्ता कहीं के, तो आपने सीधे सीधे कह दिया यू आर अ डॉग।
है ना। तो मेटाफर है वो। आपको ये पता होना चाहिए कि इन्फरेंस क्या होता है, आपको शब्द शक्ति के बारे में पता होना चाहिए, अभिधा क्या है, व्यंजना क्या है, लक्षणा क्या है, सजेस्टेड मीनिंग क्या है, सिंपल मीनिंग क्या है, सुपरफिशियल मीनिंग क्या है, इनर मीनिंग क्या है। तो बहुत सारी बातें हैं। इसलिए आज भी प्रोज तो जैसे तैसे आदमी पढ़ा लेता है, जब पोएम की बारी आती है तो लगता है पहले खुद पढ़ ले आदमी। यहाँ पर वही बात याद आती है। अगेन ऑगस्टाइन को कोट करना चाहूँगा, शुरुआत में वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर बोलिए। उसमें उसमें एक मैम बोलने लगी द पोइट वांट्स टू से दैट, बार बार यही कर रही थी वो। हाँ हाँ द पोइट वांट्स टू से दैट। तो जो रिसोर्स पर्सन थे जो मतलब क्लास ले थे वो बोले तुमसे पूछ के आए थे पोइट। तुम्हें बता के गए थे क्या कहना चाहता है। हाँ तुम वहीं बैठी, बोले कि तुम वहीं बैठी थी जब, क्या कहना चाह रहे थे पोइट। अरे पोइट लिख के गए, उनके कोई हजारों मीनिंग हो सकते हैं कि तो मतलब कैसे इंटरप्रेट करे सर उस पोएम को कि उसमें पोइट क्या कहना चाह रहा है। एक्चुअली जो ट्रेडिशनल तरीका है, अगर याद करें बचपन में हम लोग कभी किसी गाइड वगैरह से पढ़ते थे तो कविता का जो एक्सप्लेनेशन होता था उसमें नीचे बाकायदे लिखा रहता था कवि कहता है कि, है ना। तो कवि कहता है कि तो ट्रांसलेशन तो वही होगा, पोइट वांट्स टू से। देखिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, लिटरेचर आपको सिखाता है कि आप कोई एक पूंछ पकड़ के नहीं बैठेंगे। लिटरेचर आपको सिखाता है कि पोइट वांट्स टू से कहना भी गलत नहीं है, लेकिन साथ में ये भी समझना है कि बस उसी को पकड़ के नहीं रहना है। लिटरेचर इसीलिए है क्योंकि इसमें 2+2=4 की बात नहीं होती। लिटरेचर में 2+2=5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। लिटरेचर की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि एक क्वेश्चन, और आप में से जो तैयारी कर रहे हैं मेंस वगैरह की, जीआईसी के लिए एलटी ग्रेड या मेंस की जब तैयारी आप करेंगे तो आप ये बात एकदम ध्यान में रखिए हमेशा कि जो भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उनके जब आप आंसर्स लिखते हैं तो आपको ये मान करके चलना है कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। बस बात ये है कि आप लॉजिकली उसको बात करिए, रखिए अपनी। आपको ये सर इसीलिए सीबीएसई में, हाँ सर इसीलिए सीबीएसई में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा। पूरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। आपको मतलब एक लेसन या थीम जो पढ़ानी है पोएम, तो उससे किसी भी तरह मतलब लिटरली क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। जो टेक्सचुअल क्वेश्चन होते हैं सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड पूछे जा रहे हैं। आपको मैं बताऊं फॉर्मेट कैसे करना है कि बच्चे को जब वो अंडरस्टैंड करेगा, एनालाइज करेगा पोएम को पूरा, तभी वो उन क्वेश्चंस के जवाब दे पाएगा। आपको मैं बताता हूँ एक सुंदर एनेक्डोट, एक एक्सपीरियंस मेरा। साइंस के बच्चों को पढ़ा रहा था, 8th के बच्चे थे, साइंस पढ़ा रहा था उनको। तो उसमें मैं लिविंग नॉन लिविंग के बारे में बात कर रहा था, और शुरुआत की क्लास से ही कि बताओ क्लास में क्या लिविंग नॉन लिविंग है। बताऊं आपको, पहले तो बच्चों ने बहुत रिस्पांस नहीं दिया, थोड़ा बहुत बोला। मेरा मानना यही था कि कम से कम ये बता दें बच्चे कि हम सब जो बैठे हैं हम लिविंग हैं, बाकी जो आसपास जो चीज़ें हैं वो नॉन लिविंग हैं, जो बेंच वगैरह है या तमाम जो टीएलएम वहाँ पर क्लास में मौजूद हैं। पहले बच्चों ने बहुत दिमाग नहीं लगाया। आपको बताऊं, जब मैंने उनसे कहा बताओ जो बताएगा यूनिक आंसर देगा उसको मिलेगा चॉकलेट। एक बच्चे ने दिमाग दौड़ाया, उसको कहीं मक्खी दिख गई। ओ कह रहा है सर मक्खी लिविंग है। कोई खोज करके चींटी खोज रहा है। मतलब ये वो चीज़ें थीं जो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसे आंसर निकल करके आएंगे।
तो जब आप फ्री हैंड देते हैं बच्चों को ना, वो दिमाग को छोड़ दीजिए एक्सप्लोर करने के लिए, उसके बाद देखिए क्या खूबसूरत आंसर्स निकल करके आते हैं। कोई धूप की आंसर तो तब आते हैं जब उनकी कॉपी चेक करते हैं ना, तो बड़े लाजवाब कुछ आंसर होते हैं वे भी। हाँ कॉपी चेक करो, इतना दूर की सोचते हैं कई बार तो कि भाई वास्तव में कुछ ना कुछ तो फर्क लगा है बच्चों में। चलो अब हम लोग उसको गलत कैसे कर सकते हैं? हम लिटरेचर के बंदा, अगर बच्चा रिलेट करके लिख रहा है तो उसको गलत नहीं कर सकते, उसको नहीं कर तो देने ही सकते, पड़ेंगे। बिल्कुल, और देना ही चाहिए, पढ़ेंगे नहीं, देना ही चाहिए। हाँ, देना ही चाहिए, क्योंकि आपको वही अप्रिशिएट करना है। सीबीएसई की गाइडलाइन भी यही है। बिल्कुल, उनमें कॉम्पिटेंसी, तो कॉम्पिटेंसी का मतलब आप जान लीजिए कि आज तो खैर सिस्टम ऐसा बन रखा है कि बच्चे क्वेश्चंस भी उतार दें तो भी कॉम्पिटेंसी ही मानी जाती है, उनको भी नंबर दिया जाता है। और सुनने में ये थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है, लेकिन ये भी सच है। जिस तरह की स्थिति है बच्चों की, जो वर्ड पावर उनकी है, जिस तरह से वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, अगर कोई बच्चा लिख भी दे रहा है तो बहुत बड़ी खुशी की बात हो जा रही है। ये उन बच्चों की बात हो रही है जिनका स्तर बहुत अच्छा नहीं है। मैं नहीं कह रहा सारे बच्चों के साथ वो चीज़ होती है। खैर, तो पोएट वांट्स टू से दैट की बात करें तो एक इंटरव्यू की बात मुझे याद आती है। उसमें आई मीन टू से दैट आई हैव दिस ओपिनियन, ऐसे करके मैं बात कर रहा था। तो वही जो इंटरव्यूअर थी, एक मैडम, उन्होंने कहा कि ये आप अपना ओपिनियन क्यों इतना दे रहे हैं, इतना ज़्यादा, आई डोंट थिंक यू शुड। तो मैं वहाँ पर शांत रह गया, लेकिन मैंने सोचा, मैं ये बात अपने को जस्टिफाई करने के लिए नहीं कह रहा, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो लिटरेचर का उद्देश्य क्या होता है? लिटरेचर का उद्देश्य होता है आपके दिमाग को बढ़ाना। लिटरेचर का उद्देश्य होता है आपको कॉम्प्रिहेंसिव सोच का बनाना। तमाम जो एनालिसिस हैं, अब बात वही है कि किसी बात को जस्टिफाई करने के लिए हमने किसी ग्रेट मैन का कोटेशन डाल दिया तो हम बड़े लायक हो गए, और अपना ओपिनियन दे दिए तो हम नालायक हो गए। ये समझने वाली बात है। और इसी संदर्भ में एक और चीज़ जुड़ करके आती है, जो ग्रेट मैन की बात आती है, आइडियल मैन, हाँ, आइडियल पर्सन, कौन आपका आइडियल है? मैं बच्चों से कहता हूँ अपने कि देखो, जो कहते हैं ना कि हु इज़ योर आइडियल, आप एक निबंध भी पहले आता था लिखने के लिए, आइडियल पर्सन या आइडियल टीचर या कुछ भी आइडियल करके, आपका आदर्श कौन है? तो नॉर्मली हम बड़े बड़े लोगों को अपना आदर्श बनाते हैं। हाँ, हम कलाम साहब की बात करते हैं, हम स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, हाँ, और तमाम बड़े सेलिब्रिटीज़ की बात करते हैं। मोदी जी की भी करते हैं सर। हाँ, करने वाले मोदी जी की भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नो डाउट जो भी आपके आइडियल हैं वो आइडियल हैं, होंगे, मॉडल होंगे, लेकिन मुझे बताइए, मैं बच्चों से कहता हूं, क्या आपके आसपास ऐसा कोई नहीं है? क्या आपकी लोकेलिटी में ऐसा कोई नहीं है जिसके जैसा आपका बनने का मन करता है, या जिससे कुछ अच्छी चीज़ें आपको सीखने का मन करता है? मेरा कहना यह है कि कुछ इंसानों के बारे में, जिसके बारे में आप न्यूज़पेपर मैगज़ीन में पढ़ रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं, उसको आपने आइडियल बना दिया, या किताबों में आपने पढ़ लिया तो आइडियल बन गए, कुछ बातें उनकी जान रहे हैं आप। लेकिन जो आस-पास अगर आप खोज लें, ऐसे आपको बहुत सारे आइडियल मिल जाएंगे, वहाँ से भी चीज़ें आप ले सकते हैं। तो ये क्या है? एक ब्रॉडर वे में सोचने का तरीका है। अगर मोदी जी की बात कहें तो कह देंगे वोकल फॉर लोकल कर रहा हूँ, मैं लोकल को प्रमोट कर रहा हूँ, है ना? लेकिन ये सच है। कहने का मतलब यही है कि लिटरेचर अगर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव सोच का नहीं बना पा रहा है, तब लिटरेचर आप नहीं पढ़ रहे। आपकी सोच कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। लिटरेचर और मैच्योरिटी दोनों चीज़ें आपको यही सिखाती हैं कि सामने वाला कोई बात कह रहा है जो शायद आपको पसंद नहीं है, लेकिन उसकी बातों में अगर लॉजिक है तो आप उसको अप्रिशिएट करिए। आप कहिए, आई अप्रिशिएट योर लॉजिक बट आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। जीडी वगैरह में भी यही होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, कुछ नौकरियों में डिबेट होता है, हाँ, और तमाम में इंटरव्यूज़ में भी कई बार बातें ऐसी आ जाती हैं। तो एक चीज़ मैंने सीखी,
सामने वाले को कन्विंस करने के लिए कहीं मैं कुछ देख रहा था, तो उसमें था कि सामने वाले की बात से अगर आपको डिफर करना है तो सबसे पहले आप उसको कन्विंस करिए कि आप उसकी बात की तस्दीक करते हैं। आई अप्रिशिएट यू बट आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। तो जब आप पहले अप्रिशिएट कर देंगे तो अगला सुनेगा आपको, और अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर आप चिल्लाते रह जाएंगे, बात आपकी बनेगी नहीं। खैर, तमाम मुद्दे हैं। एक और अच्छी चीज़ मैंने आज जानी, उसी से आज की बात को आज ख़त्म करेंगे। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, आगे भी करेंगे हम इस पर। अब अपनी क्लास है तो अपने हिसाब से ही चलेगी। तो एक देख रहा था सीरीज़ हॉटस्टार पर, द स्टोरी टेलर एक मूवी है। परेश रावल जी हैं उसमें स्टोरी टेलर है, और आदिल हुसैन साहब हैं बिजनेसमैन बने हुए। आदिल हुसैन ने पूछा परेश रावल से, आप बताइए ना व्हाट इज़ लव। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसके डेफिनेशंस, वही अगेन लिटरेचर की बात आ गई। आप जब बात करते हैं, अभी मैं सेंट ऑगस्टाइन की बात करने जा रहा था, आपने बीच में टोक दिया तो बात रह गई वहीं पर। वही वाली बात की सेंट ऑगस्टाइन से पूछा गया कि व्हाट इज़ गॉड। ही रिप्लाइड, आई नो गॉड when you don't ask me, but I don't know God when you ask me. मैं ईश्वर को जानता हूँ कब तक, जब तक आप मुझसे पूछते नहीं। जब आप पूछ लेंगे तो मुझे नहीं पता। मतलब I can experience God but I don't have words to communicate to you. अभी कुछ दिन पहले वो एक बहस हुई है बाकायदे, आपने देखा होगा, जावेद अख्तर साहब और कोई इमाम साहब आए हुए थे, दोनों लोगों का ललन टॉप अड्डा पर हुआ था। खैर, तो ये जो बात मैं कर रहा था आदिल हुसैन के पूछने का, और राइटर ने क्या खूब लिखा है, अच्छा लगा मुझे। एक और डेफिनेशन निकल करके आ गई। तो परेश रावल कहते हैं कि मेरे हिसाब से लव इज़ अ प्रॉमिस जिसको पूरा करने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। जो बामुश्किल पूरा हो पाता है वो प्रॉमिस, जो बामुश्किल पूरा हो पाता है, यानी जल्दी पूरी नहीं होती वो प्रॉमिस। तो आज की कथा यहीं रोकते हैं और मिलते हैं कल अच्छे नेटवर्क के साथ। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड दिस।